सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में एज सच तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, थंबनेल नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो 10th क्लास की पूरी सोशल साइंस है, एज आई प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, 10th क्लास की पूरी एसएसटी को एकदम क्लियर तरीके से, सबसे मस्त तरीके से, सबसे ज़बरदस्त तरीके से, सबसे धांसू तरीके से, हर एक चीज़ को डिटेल्ड वे में, हर एक चीज़ को एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, सब कुछ नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे एंड इन दी एंड पूरी एसएसटी को एकदम खत्म कर देंगे धमाल मचा के। ठीक है, तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एसएसटी। और एसएसटी के एज सच वी नो दैट देयर आर 4 पार्ट्स, 4 कंपोनेंट्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ज्योग्राफी फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी एज सच मुझे सबसे आई हैव अ लाइक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ज्योग्राफी मच। सो इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ ज्योग्राफी फर्स्ट एंड ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है सबको पता ही है। इस वीडियो में अभी तक मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा, सो यस ये कह सकते हो कि ये फुलिशनेस है, सो मैं लिख देता हूँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे अपना एसएसटी को और अपनी एसएसटी के पहली चीज़ को ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का शुरू करेंगे आज, ठीक है। एंड धीरे धीरे उसके बाद जैसे जैसे ये चैप्टर शुरू होगा वी विल मूव ऑन टू सिविक्स, देन इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैं इतनी बेहतरीन तरीके से हर चीज़ बताऊंगा ना कि मज़ा आ जाएगा। आई कैन गारंटी यू दैट इफ़ यू वॉच दीज वीडियोज़, जो नोट्स बनाते हैं हम नोट्स बनाएंगे, एक बार रिवाइज करते रहना, बस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यू विल गेट मोर देन 95 और शायद से 100 भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड्स कि कौन कितना रिवाइज करता है, बट एवरीथिंग दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो विल बी तुम लोगों का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिख देंगे। तो सबको पता है जो चैप्टर की हेडिंग है, लेट मी राइट हियर, ज्योग्राफी है ये। नहीं तो पता चला कोई बोलेगा कि भाई क्या पढ़ाई हुई, ये तो बता दो सर, सब तो बता दिया आपने। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ लिख देते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, हमेशा लेट हो जाता है पता नहीं क्यों, बट आई प्रॉमिस सब मिलेगा सारा कंटेंट। ठीक है, चलो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो, बिफोर वी बिगिन, मैंने एज तुम्हें कहा ही था कि वी आर गोइंग टू लर्न इन अ वे दैट वी लर्न इन द क्लास। सो एक क्लास में जैसा एक वीडियो में जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरह मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, मतलब सिंपली द बेस्ट। खुद की तारीफ नहीं हो रही है नहीं? अच्छा, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ये समझ लो, देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हेडिंग के बिना ही शुरू कर दें। ठीक है, हेडिंग में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर का बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, बिकॉज डेवलपमेंट एज सच हमें पता ही है, एवरीबडी वुड बी नोइंग कि डेवलपमेंट क्या होता है ना। कोई हेयर स्टाइल बना लेगा, कोई चश्मा लगा लेगा, सब लोग सोच रहे होंगे तो आप ही करते हो मतलब कोई कपड़े पहन लेगा और फिर उसके बाद बोलेगा भाई अपन डेवलप हो गया। देखो ऐसा नहीं है, मतलब डेवलपमेंट का ऐसा सबको पता ही है, मतलब ये विकास है ना। डेवलपमेंट का मतलब सबको पता है, विकास उसको बाद में करेंगे। पहली चीज़ क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी करेंगे अपन, रिसोर्स की। तो रिसोर्स क्या होता है, देखो रिसोर्स की डेफिनेशन में छोटी सी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सरल वाक्य में, देखो एनीथिंग, ठीक है, दैट satisfies the needs of humans। किसके, ह्यूमंस, कुत्ता बलाई का नहीं रे, किसके, ह्यूमंस के। मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए नीड्स को, किसके, ह्यूमंस के। इट हैज़ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमंस। मतलब अगर सपोज तुम किसी एग्जाम में बैठो और तुम्हें रिसोर्स की डेफिनेशन बिल्कुल भी याद नहीं है, तुम सोचो कि भाई क्या डेफिनेशन थी, तो मतलब एटलीस्ट एक सरल चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करे, किसके नीड को, ह्यूमन को। यानी कि कुत्ते के और क्या होती है, छिपकली की नीड्स, ये सब नहीं, सिर्फ ह्यूमंस की। ठीक है, सो इट हैज़ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये सबसे सरल डेफिनेशन है, बट क्योंकि अगर तुम्हें पूरे नंबर चाहिए तो डेफिनेशन को पूरी करनी पड़ेगी। एक लेमैन के लिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन में पूरा करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जिसको बिना ऐड किए हुए ना वो डेफिनेशन लगेगा नहीं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रोवाइडेड देखो मैंने प्रोवाइडेड टर्म को हाईलाइट कर दिया, प्रोवाइडेड इट इज
टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली स्पेलिंग होती है, इकोनॉमिकली फिजिबल, या यू कैन से वैल्यूएबल, ठीक है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखो टाइम तो डेफिनेशन में लिख दिया, क्या करें, स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है, बट स्मार्ट बंदा है स्मार्ट पढ़ाई के साथ, ठीक है। यो देखो क्या है ना, प्रोवाइडेड, देखो इसको ना, ये जो इसके बाद प्रोवाइडेड के बाद मैंने लिखा है, इसको यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज अ टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब एक तरह से ये शर्तें हैं कि इन शर्तों पे अगर कोई भी चीज़ खड़ी बैठती है तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। और कैसे, मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन के लिए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें मीट करनी पड़ेंगी। पहला क्या है, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल या उसके इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तीसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब क्या होता है, देखो टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल। अब देखो मान लो कि सपोज हम लोग माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग इस डेप्थ पे हो रही है, ठीक है, ये सरफेस है और इसके नीचे हमें खोदना है। यहाँ पे मान के चलो है लोहा, क्या है यहाँ पे, लोहा। अगर सपोज तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे तुम हो, अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें पता है कि नीचे वाली चीज़ जो है वो रिसोर्स है, क्योंकि वो मेरे एक डिमांड को, मेरे एक नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसे निकालने की। इफ़ यू डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू टेक इट आउट, विल इट बी कॉल्ड रिसोर्स? नहीं, ये रिसोर्स नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पहली शर्त है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब मैं उस टेक्नोलॉजी से, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी टेक्निक से, जरूरी नहीं कि सिर्फ मशीन की टेक्निक हो, दिमाग की टेक्निक, किसी भी टेक्निक से उसे ले पाऊं तो ही वो रिसोर्स होगा, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल दिस मैन यूजेस द टेक्नोलॉजी टू टेक इट आउट, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। एक बार उसने ले लिया तो वो रिसोर्स कहलाएगी। पहली कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। चलो ऐसे इमेजिन कर लो कि पहली कंडीशन उसने मीट कर ली, मतलब टेक्नोलॉजी से उसने ऊपर लेके आ गया, करेक्ट। अब दूसरे पे आओ। सपोज जब वो ऊपर लेके आया, ऐसे एज्यूम करो कि लोहे को लेके आया लेकिन लोहा बिका ही नहीं, मतलब लोहे की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्या है, लोहे की इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब निकाला और लोहे की इकोनॉमिक वैल्यू कितने निकले, 0, मतलब मार्केट में बिक ही नहीं रही। सब कह रहे हैं सर नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स कि उसकी इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज़ 0 वैल्यू। तो उसकी 0 वैल्यू अगर हो तो भी वो रिसोर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल भी होना चाहिए, कहा गया है। मतलब अगर आप निकाल रहे हो तो उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू होनी चाहिए, कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ठीक है। तो 2 कंडीशंस करनी पड़ेंगी आपको, टेक्निक से निकालना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक और जिस पे हम ध्यान नहीं देते, कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखो कल्चरली का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कल्चरली का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक है, मतलब बाय द सोसाइटी, ठीक है। इसको कैसे समझे, चलो इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीथिन। अच्छा, पॉलीथिन, क्या पॉलीथिन को टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं? बना सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। क्या पॉलीथिन की मार्केट में कुछ वैल्यू होती है? होती है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। लेकिन ऐसे मानो भारत सरकार ने ये बोला कि पॉलीथिन के यूज़ को बैन कर दिया जाएगा। अब क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मैं छपरा से हूँ, तो मान के चलो कि छपरा में एक रूल बन गया कि सारे सोसाइटी के लोगों ने डिसाइड किया कि पॉलीथिन का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कि हो सकता है अगर आप मार्केट में जाओ या कहीं भी जाओ और किसी को आप पॉलीथिन में सामान दो, वो पॉलीथिन में नहीं लेगा, क्योंकि पॉलीथिन सोसाइटी के हिसाब से क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। पॉलीथिन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, बट उसको सोसाइटी यूज़ नहीं कर रही, बोल रही ना हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, ऐसे करके बोल रही है, ठीक है। तो क्या वो रिसोर्स हुआ? वो रिसोर्स फिर से नहीं हुआ, ठीक है। सो आपकी सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करेगी तभी वो रिसोर्स होगा। क्लियर हुआ? पक्का? कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस को अगर आप मीट करोगे तभी आप क्या कहलाओगे, रिसोर्स, ठीक है। आई होप इस डेफिनेशन को पूरा हो गया होगा, एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है। नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे चलें। Okay, so now let's move on to the next thing. अब देखो किताब में, अब यार पता है मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और
पढ़ाते पढ़ाते आपकी लैटरल थिंकिंग मतलब एक डेवलप हो जाती है कि कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये जो रिसोर्स है ना, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, जितना मुझे लगता है कि वो बोर्ड वाले कभी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ये तुम्हारे क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ सकता है स्कूल के, बट आई डोंट थिंक ये बोर्ड में आएगा कभी, ठीक है। आपको ये मत कहना कि सर आपको कैसे पता, यार हमें पता है, आई मीन मुझे पता है, पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाता है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द रिसोर्स हो गया। दूसरी चीज़ देखो, किताब में तो ये टर्म नहीं है, लेकिन इस टर्म को अपन ज़रूर पढ़ेंगे। आई मीन किताब के कुछ लाइंस को अपन एक टर्म के थोड़ी सी हेल्प से पढ़ेंगे। उस टर्म को मैं क्या नाम देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या रिसोर्स बस मुझे मिल गया तो मैं यूज़ कर लूँगा? नहीं ना, अभी हमने कुछ कंडीशंस पढ़े उसके। मतलब अगर इस रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए ना मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे तो। एक क्वेश्चन हम ऐसा लिखेंगे, देखो, आर रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड? क्या रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज किए जाते हैं या ट्रांसफॉर्म करके किए जाते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। देखो, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए ना ये क्वेश्चन देखो, आर रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज्ड और ट्रांसफॉर्म, क्या रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है? सब एक ही चीज़ कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, विद द गिवन टेक्नोलॉजी। याद रखना, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कभी भी रिसोर्स को आप सिर्फ ऐसी कोई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे हवा कह सकते हो तुम, बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, तुम जानते ही हो, लंग्स, हेमोग्लोबिन, कैसे वो ऑक्सीजन को अलग करता है एयर से, और फिर उसके बाद कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलता है, लेकिन वहाँ भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रही है ना एज सच। तो देखा जाएगा तो रिसोर्स जो है ना उसको डायरेक्टली हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ना ये ट्रांसफॉर्मेशन ही बताएगी कि किसी देश की रिसोर्स प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। रिसोर्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में, व्हाट डज इट मीन? रिसोर्स प्रोडक्टिविटी का मतलब होगा हाउ एफिशिएंट इट इज, कितनी एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब देखो क्या कहने का मतलब मेरा, एग्जाम्पल देखो, ये पूरा मैंने एक अफ्रीका बना दिया, ठीक है, ये अफ्रीका बना दिया। इस अफ्रीका में ना पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, पूरे अफ्रीका को। लेकिन एक बात देखो, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप डार्क कॉन्टिनेंट कहते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज इसी देश के पास है, मैक्सिमम रिसोर्स, सबसे ज़्यादा रिसोर्स इसी के पास है। अब अगर सबसे ज़्यादा रिसोर्स इसके पास है तो ये डार्क कॉन्टिनेंट कैसे हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स बना रहा हूँ मैं। ये आइलैंड है जापान का, दिस इज एन आइलैंड ऑफ जापान। 4 आइलैंड से मिलकर बना है जापान हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ, देखो, जापान सबको पता है 1945 एटम बॉम्ब, 1960 बुलेट ट्रेन, जापान 1945 एटम बॉम्ब, 1960 बुलेट ट्रेन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया लोहा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वी वर एक्सपोर्टिंग लोहा टू जापान लोहा ले रहा था अपने देश में, कुछ बना के 5 गुना दाम पे हमें बेच रहा था। जब तक इंडिया वालों को पता चला ये तो हमारे जूते हम पे ही मार रहे हैं, जब तक इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जापान वॉज वेरी एक्सेलिंग। तो जापान ने कैसा किया यार, हाउ डिड डू, जापान के पास कुछ भी नहीं है, इट हैज़ नथिंग। वहाँ पे एवरेज 3 भूकंप आते हैं, उनके बिल्डिंग्स इतने खतरनाक हैं, सुनामी तो आ ही सकती है यार वहाँ पे। इट इज़ अ वेरी अर्थक्वेक प्रोन जोन में, कैटेगरी 1 में आता है वो। कुछ भी नहीं है, इट हैज़ जीरो रिसोर्स, नॉट जीरो बट इट हैज़ नेग्लिजिबल रिसोर्सेज। लेकिन ये जापान डेवलप्ड कंट्री है, हाउ? क्योंकि तो एक साइड देखो, अफ्रीका मैक्सिमम रिसोर्स, जापान नो रिसोर्स, बट डेवलप्ड कौन है? ये। अंडर डेवलप्ड कौन है? ये। क्यों? बिकॉज आपने रिसोर्स को क्या नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया। कहाँ नहीं किया? अफ्रीका में। कहाँ किया? जापान में, ठीक है। इसीलिए याद रखना, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी आपको ये दिखाती है कि आपके रिसोर्सेज को आप कितनी ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कितनी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो आपके रिसोर्सेज का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जैसे कि अफ्रीका। ठीक है, अब किताब में एक बहुत अच्छी डायग्राम से इसे समझाया गया, नोट कर सकते हो चाहो तो। ठीक, किताब में बहुत अच्छी डायग्राम से समझाया गया। मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे क्लास में, सेशन में, आई वॉन्ट एवरी गर्ल एंड बॉय टू टेक अ किताब, कॉपी एंड राइट इट डाउन एवरीथिंग दैट आई राइट ऑन द बोर्ड। ठीक है, और हर किसी को शेयर करना है यार प्लीज़। जब लाइक मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, काफ़ी अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि भाई बहुत अच्छा बना रहे हो आप। ठीक है, और फिर और लाने का मन करता है। देखो, इसको अपन एक अच्छे डायग्राम में समझते हैं। किताब के पहले पेज पे देखना, एक अच्छी डायग्राम दी है ऐसे, एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, एक साइड में रखा गया है नेचर, एक वर्टिस पे रखा गया है नेचर, एक पे रखा गया है इंस्टीट्यूशन, और एक पे रखा गया है टेक्नोलॉजी, और एक बीच में कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। देखो नाउ, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इफ़ यू वांट टू मेक योर रिसोर्सेज प्रोडक्टिव, अगर आपको अपने रिसोर्स को बैंग अच्छा बनाना है तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि ट्रांसफॉर्मेशन हो। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना आपको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा विद अमॉन्ग सर्टेन फैक्टर्स। ये कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिसोर्स प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो तो आपको इन सब चीज़ों का एक तालमेल लेके चलना पड़ेगा। नेचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नेचर का मतलब यहाँ पे हुआ रॉ मटेरियल। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब पता ही है। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? संस्था। अब संस्था मतलब, देखो इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलती है। जैसे मान लो कि इसरो का नाम सबने सुना है। इसरो एक इंस्टीट्यूशन है, और क्या इसरो में टेक्नोलॉजी है? ऑफ कोर्स है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन रखोगे तभी तो टेक्नोलॉजी आएगी। HAL सुना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर वो है। SpaceX सुना है। ये सब क्या है? दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड दे यूज टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो, अगर किसी देश के पास इन चारों चीज़ों का बैलेंस है तो उसकी रिसोर्स प्रोडक्टिविटी धांसू होगी, उसकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन धांसू होगा। जैसे हम लोग ना कुछ कंपैरिजन करते हैं, लेट अस से US। देखो, मैं कुछ एग्रीगेट थोड़ा परसेंटेज वैल्यू देता हूँ। US के पास ना रॉ मटेरियल्स जो हैं, आप उसके पास मिनरल्स, जो भी रिसोर्सेज, वो लेट अस से 90% है। अच्छा अमाउंट पर रिसोर्स है। उनकी इंस्टीट्यूशन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 95% है, मतलब उनकी इंस्टीट्यूशंस बड़ी भयंकर है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसको हम देते हैं 95%। उनके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन है, वो भी है 95%। अब सोचो इन चारों कंपोनेंट्स का इतना तगड़ा तालमेल, आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी? रिसोर्स प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, खराब होगी? मस्त होगी। इसीलिए US सबसे क्या है? डेवलप्ड। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, सुपर पावर। ओके, देखो ये सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ते ना अपन करंट इवेंट्स और आज की बातों को भी मस्त ध्यान से समझ सकते हैं। यही पढ़ने का मतलब होता है SSTR। सिर्फ नंबर के लिए थोड़ी पढ़ना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। ज्योग्राफी पढ़ो यार। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चाइना। अब चाइना के पास रिसोर्सेज हैं, लेट अस से 92%। चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। उनकी इंस्टीट्यूशन थोड़ी सी US से कम है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 85%। उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 80%। उनके ह्यूमन बींग्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और थोड़ी पोवर्टी वहाँ रहती है, सो लेट अस से 80%। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू मैच अप विथ US का काफ़ी ज़्यादा था ना, लेकिन चाइना क्या करेगा? चाइना को हम ला लेते हैं किसमें? डेवलपिंग में। डेवलप तो नहीं कहेंगे, डेवलपिंग। वाई? बिकॉज उसके पास रॉ मटेरियल्स अच्छे हैं, उसको ये यूज़ नहीं कर पा रहा विद द गिवन इंस्टीट्यूशन और विद द गिवन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे और यहाँ पे उसके बढ़ने का और स्कोप है, और स्कोप है तो काम चलेगा। इसीलिए तो चाइना US से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि मैं इन तीनों कंपोनेंट्स में अगर US को हरा दूंगा तो US की तो वाट लग जाएगी और चाइना आगे निकल जाएगा, और US को डर लगता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जापान देख लो। जापान में देखो, जापान रॉ मटेरियल 5%, ह्यूमन बीइंग्स 100%, टेक्नोलॉजी 98%, इंस्टीट्यूशन 96%,
तो देखो इस देश के पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बट भाई ने क्या किया है, बाकी तीनों को इतना गजब का कर दिया है ना भाई कि जापानीज आर द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल इन द होल वर्ल्ड। जापान के लोग बहुत ही स्वच्छ रहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलता है वहाँ पे। जापान में जाओगे तो वहाँ पे लड़कियों को ना काम नहीं करने दिया जाता बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द अमाउंट ऑफ वर्क। बहुत साल पहले रिपोर्ट आई थी कि जापान में जो मरने वाली संख्या है लड़कियों की, इट इज़ नॉट ड्यू टू रेप और मर्डर और डिजीज़, बट इट इज़ ड्यू टू वर्क। सो दैट इज़ वाई जापान में लड़कियों को वैसे एक तरह से एक एडवाइजरी जारी की जाती है, काम मत करो, लेकिन तब भी लड़कियाँ करती हैं। एंड दिस इज़ द द अमाउंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेशन। सो ऑल्दो दे हैव ओनली 5% रॉ मटेरियल, भाई इन लोगों की कॉम्बिनेशन देखो, इसलिए जापान क्या है, डेवलप्ड है। क्योंकि अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं भी है ना, वो रिसोर्सेज को इम्पोर्ट कर लेता है, घर में बना के एक्सपोर्ट कर देता है, और इसीलिए डेवलप हो जाता है। इट इज़ अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। इंडिया में आओ, इंडिया को देखो तो रिसोर्स प्रोडक्टिविटी देख रहे हो, कितनी सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया में आओ, इंडिया में हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल्स अपने पास हैं, लेट मी से इंडिया में रॉ मटेरियल से 90%, टेक्नोलॉजी थोड़ी ख़राब है 70%, इंस्टीट्यूशन को भी 75 कर दो, ह्यूमन बींग्स को भी लेटेस्ट से 70%, क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट ही 70% है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इंडिया किस कैटेगरी में आएगा, डेवलपिंग कैटेगरी में आएगा। लेकिन क्या लगता है इंडिया के पास स्कोप है? देखो, लुक एट द रॉ मटेरियल्स, इट हैज़ 90% ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब इंडिया के पास मस्त को एक क्या है, स्कोप है। ये इंस्टीट्यूशन में अगर अच्छा कर लेगा, टेक्नोलॉजी में अच्छा कर लेगा, ह्यूमन बींग्स को अच्छा कर लेगा, और वो हम कर भी रहे हैं, ठीक है। मोदी सरकार इज़ वर्किंग ऑन इट, स्किल इंडिया इंस्टीट्यूट लेके आ रहे हैं। मोदी ने बोला कि भाई पहले लोगों के मुंह से थूक तो निकलवाओ, पान निकलवाओ, क्योंकि सारे जगला के तो लाल लाल कर देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को हम अच्छा कर रहे हैं। चाइना को इंडिया से डर लगता है बिकॉज उसको पता है कि चाइना के पास जो चीज़ें हैं वो इंडिया के पास भी, और इंडिया भी आके आराम से इंप्रूव करके इसको हरा सकता है, ठीक है। और यूएस को चाइना और इंडिया दोनों से घबराता है वो, इसीलिए चाइना और इंडिया को थोड़ा दुश्मन रखता है, ताकि यूएस हमेशा आगे रहा, ठीक है। अब इसी चीज़ में देखो पाकिस्तान। अब इन भाई साहब की क्या बात की जाए, तुम तो जानते ही हो, है कि नहीं। रॉ मटेरियल्स के नाम पे इनके पास है मान लो 60% रॉ मटेरियल्स, तेल भी है अच्छा इनके पास। टेक्नोलॉजी वही जो आतंकवादी यूज़ करेंगे, और क्या, मतलब लिख लो 60%, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वही जो वहाँ पे अलकायदा वलकायदा यही सब बनते रहता है उधर, तो ये भी 60% लिख लो। ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स क्या बोले, ह्यूमन बींग्स तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स तो वहाँ पे, तो यहाँ पे भी 50% ही रख लो। मतलब अब इस कंट्री का क्या हालत होगा, खुद ही सोचो। तो इसका कंट्री को डेवलपिंग मत कहो, इस कंट्री को कहो भाई कि वैसे तो डेवलपिंग लिखा जाता है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा लीस्ट डेवलप में है ये, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में भाई अगर तुम कंट्री कुछ काम नहीं करेगी ना, तो यही होगा। तो दे विल हैव टू वर्क ऑन इट। मतलब सी, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी की कौन कितना एफिशिएंस कर रहा है, कितना यूएस एफिशिएंस कर रहा है, चाइना एफिशिएंट कर रहा है, जापान कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। एंड ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज 4 कंपोनेंट्स। अगर इन 4 कंपोनेंट्स की कोलैबोरेशन अच्छी होगी, तभी आपकी रिसोर्स प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। समझ में आया? उतार लो एक बार। आई होप क्लियर हुआ, कुछ कन्फ्यूजन ना हुआ हो, ठीक है। इसको लिखने के बाद वी विल जस्ट राइट इट डाउन, थोड़ा सा लिखेंगे। चलो, इस डायग्राम के जस्ट नीचे तुम लिखोगे, इस डायग्राम को एक्सप्लेन तो करोगे ना, डायग्राम के नीचे लिखोगे, ठीक है। व्हाट यू विल राइट, लिखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, with the process of transformation with the interaction the process of transformation with the interaction among nature, technology, institutions and human beings can make the resources more productive। लिखते लिखते टाइम लग जाएगा नहीं। and
countries will become economically more viable। अब तुम कहोगे सर किताब में तो सर ऐसी लाइनें नहीं है, मतलब एक डिट्टो ऐसी लाइनें नहीं है, बट किताब के देखिए एक पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, उस 2 पैराग्राफ को मिला के वो लोग यही बताना चाहते हैं, आप ये डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अगर ये चीज़ पूरी है ना, जहाँ पे नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बींग्स की मदद से आप अपनी इकॉनमी को क्या कर सकते हो, एक मोर वायबल बना सकते हो, रिसोर्सेज को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो एक इंटरैक्टिव कोलैबोरेशन होता है अमंग द 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, और इनके ही कोलैबोरेशन से इनके कोलैबोरेशन से जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है रिसोर्स में, उसकी वजह से ही रिसोर्स प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब रिसोर्स प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी बनती है, ठीक है, रिसोर्सेज में, और उसकी वजह से देश डेवलप होता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। एनी क्वेश्चंस? आई होप यार पता नहीं, बोलते बोलते एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। चलो हो गया, वेरी नाइस। तो तुम्हारे 2 टॉपिक्स खत्म हो गए। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ ये कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, दूसरी चीज़ कि रिसोर्स प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। हमने डायग्राम के साथ भी पढ़ लिया। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत ना हो रही हो किसी को। चलो, कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं ना? वेरी नाइस। तो रिसोर्सेज हो चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 नंबर का, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो, तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इनको क्लासीफाई ना हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक होती है जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर तुम अपनी किताब की पहली पेज देखोगे, उसमें येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, वो जनरल क्लासिफिकेशन है। और एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें किसी चीज़ को बेस लेके किया जाता है, जो तुम्हारे अगले पेज पे होगा, ठीक है। सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन 2 तरह से, एक जनरल क्लासिफिकेशन, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो जनरल क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर तुम ठीक से देखो तो जनरली हम रिसोर्सेज को 2 तरह से बांट सकते हैं। एक नेचुरल, मतलब ये कह सकते हो ना आप कि पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई या सनलाइट हो गया, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और एक क्या हो जाएगा? ह्यूमन। बिल्डिंग्स क्या गई? बिल्डिंग्स तो ह्यूमन ने ट्रांसफॉर्म की है, बनाई है, तो वो ह्यूमन हो गया, ठीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, राइट। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट हो, उसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। इसके अंदर भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखो नेचुरल में क्या आएगा? नेचुरल में भूल गया क्या? नेचुरल में 2 चीज़ आएंगी क्या? एक आएगा, नेचुरल में यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, एक आएगा रिन्यूएबल, ठीक है, और दूसरा आएगा नॉन रिन्यूएबल, राइट। रिन्यूएबल में 2 चीज़ आएंगी, एक आएगा कॉन्टिन्यूअस या फ्लो, दूसरा आएगा बायोलॉजिकल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में 2 तरह आएंगी क्या? इसको अपन यहाँ कर देते हैं। नॉन रिन्यूएबल में 2 आएगा, पहला रिसाइक्लेबल, ठीक है, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, एंड दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, बायोलॉजिकल को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, किताब में देखो दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे करेक्ट करना, मैंने कहीं गलत किया हो तो, बट से नहीं करूँगा ऑफ कोर्स। बायोलॉजिकल में भी 2 आएंगे, एक होगा नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे, ठीक है, दूसरा क्या होगा? वाइल्ड लाइफ, राइट। रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा है ह्यूमंस। अब ह्यूमन में 2 तरह के कर सकते हैं, एक तो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन करा सकता है, तो एक आएगा स्ट्रक्चर्स, मतलब ये पूरी तरह से ह्यूमन मेड होंगे, ठीक है, ये सारे क्या होंगे? ये ह्यूमन मेड होंगे, तो इसको स्ट्रक्चर्स कहो, या इसको एक और चीज़ कह सकते हो,
इसको आप कह सकते हो ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, जहाँ पे आप ह्यूमन बना रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है ह्यूमंस में, दूसरी चीज़ है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मतलब इसको हम कह सकते हैं सरल भाषा में, सिंपल सी वर्ड में क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं सरल भाषा में ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ह्यूमन कितने हैं, ठीक है, एंड ह्यूमंस की क्वालिटी कैसी है, आर दे एजुकेटेड और आर दे इलिटरेट, आर दे लिटरेट, MBA किसने किया है, ठीक है, कौन किसने कैसे जॉब में है, ठीक है, क्वांटिटी इन द सेंस की सेक्स रेशियो कितना है, राइट, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। सो ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है। मतलब आप जब भी किसी भी क्लास में आओ, कोई भी क्लास में आओ, ठीक है, जब भी किसी क्लास में आओगे तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि रिसोर्सेज को कितनी कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो आप जनरली यही बोलते हो कि कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज ह्यूमन रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है, राइट। जो तुम्हारे किताब में येलो बॉक्स दिया हुआ है दैट इज वो जनरल क्लासिफिकेशन है, और उसी को मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, ठीक है। ध्यान में ये रखना कि इन सब चीज़ों को अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर बोलोगे तो करवा दूंगा। बट समझ जाओ यहीं से, नेचुरल मतलब जो नेचुरली है, रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा, जो रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसमें दो चीज़ें आती हैं, कॉन्टीन्यूअस और फ्लो। कॉन्टीन्यूअस और फ्लो का मतलब क्या होता है कि वो रिसोर्स हमेशा चलती रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं, इट इज़ मूविंग लाइक वाटर, जो विंड है, ये सारे सनलाइट है, ये सारे कॉन्टीन्यूअस है। एक है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब पेड़ पौधे, जैसे पेड़ काट दोगे तो वापस ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो है तो वो भी रिन्यूएबल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं काट दो, क्योंकि वी ऑल नो कि वो टाइम कितना लगता है उसमें, ठीक है, वापस से किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए, और कहीं एक्सटिंक्ट हो गया तो, लेकिन तब भी टेक्निकली देखा जाए तो वो रिन्यू हो ही सकते हैं ना। सो बायोलॉजिकल में पेड़ और जानवर। नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल में जिसको रिन्यू नहीं कर सकते आप, लेकिन आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। रिसाइकल में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मेटल्स। अगर मैं कोई मेटल यूज़ कर रहा हूँ तो कोई भी मेटल को यूज़ करो, फेंको मत। जैसे CPU में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं तो उनको फेंको मत, उनको रिसाइकल कर लो, ठीक है, तो एक वो उसमें आ जाएगा। नॉन रिसाइकलेबल में क्या हो जाएगा, नॉन रिसाइकल में यू कैन राइट, किताब में दिया हुआ देखो, फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब पेट्रोल। अब कोई बोलेगा सर पेट्रोल भी तो वापस बन जाता है, भाई बन जाता है, बट बनता है 1000 सालों में। और हम किसी चीज़ की रिन्यूएबिलिटी नॉन रिन्यूएबिलिटी इस बेसिस पे देखते हैं कि इंसान के लाइफ स्पैन से मैच करता है कि नहीं, ठीक है। वो मैं फिर से बता दूंगा तुम्हें पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में, डोंट वरी, रिन्यूएबिलिटी नॉन रिन्यूएबिलिटी वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको हमें याद नहीं करना, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। जैसे कॉन्टिन्यूअस और फ्लो का कभी भी तुम्हें डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर पूछ भी लिया, स्कूल में पूछ लिया, तो यू कैन राइट की दोज रिसोर्सेज विच आर कंटिन्यूअस इन नेचर, दे नेवर स्टॉप, ठीक है, जैसे वाटर, ठीक है, या इसमें विंड लिख सकते हो आप, राइट। तो पहले ये नोट डाउन कर लो पूरा, ठीक है, उसके बाद अपन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करेंगे। कर लो। ये बोरिंग हो गया ना तो लेक्चर, बहुत थक गया यार आज, मैन। ओके, तो गाइज आई थिंक टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट, जो सेकंड किताब आई मीन चैप्टर के सेकंड पेज से शुरू होता है, थर्ड पेज तक कंटिन्यू रहता है, तो उसको ही हम पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंडर पढ़ेंगे, जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में इतना ही, इसको तुम लोग किताब में लिख लो, रिवाइज करो, दांत चियारते रहो, हंसते रहो, मतलब मस्त रहो। कोई भी टेंशन हो तो मेरे को फ़ोन बिल्कुल नहीं करना, कुछ और कर लो, लेकिन पढ़ाई करो यार, 10th है, ठीक है। ट्रस्ट मी, वीडियोज़ का देखो, नोटबुक लो, हर चीज़ लिखो, क्वेश्चंस कराऊंगा, आंसर लिखवाऊंगा, धमाल मचा देंगे, 95 के ऊपर ही आएगा, ये प्रॉमिस अपना, ठीक है, क्योंकि बस ट्रस्ट कर लो यार, ठीक है। चलो, सो इन दिस वीडियो दिस इज इट, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर गोइंग, एक जो चीज़ जो सब लोग करते हैं मैं भी करूँगा कि यार लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्रिप्शन भी डाल दो, यानी जितना ज़्यादा शेयर होता है, लाइक होता है ना, मोटिवेशन अंदर से आता है भाई कि चलो ठीक है और बनाते हैं, और स्टूडेंट्स को और अच्छा कंटेंट देते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।